नमस्कार दोस्तों। मध्यकालीन भारत का ये हमारा 9th लेक्चर है। इससे पहले ऑलरेडी 8 लेक्चर्स कवर हो चुके हैं। अगर इन सारे लेक्चर्स को आप लोगों ने सीरीज़ में देखना है तो आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको ये वाली प्लेलिस्ट मिलेगी, मिडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत वाली। इस प्लेलिस्ट को आप लोग स्टार्टिंग से देखिए। सीरीज़ में आप लोगों को मध्यकालीन भारत क्लियर हो जाएगी। ऑलरेडी 8 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, यह हमारा 9th वीडियो है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। देखिए, आज हम लोग ने पढ़ना है इल्तुतमिश को, क्योंकि इससे पहले के वीडियोस में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि किस तरीके से मोहम्मद गौरी ने भारत में अटैक किया, पृथ्वीराज चौहान के साथ उसके युद्ध हुए। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी हार गया और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता है। उसके बाद मोहम्मद गौरी क्या करता है कि जितने भी उसने भारत में प्रदेश जीते होते हैं, उन प्रदेशों को देखने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के जाता है। ठीक है, किसको छोड़ के गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को ये कहाँ छोड़ के जाता है? भारत में छोड़ के जाता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक 4 साल तक सत्ता संभालता है। 1206 से कुतुबुद्दीन कब तक सत्ता संभालता है? 1210 तक। और 1210 में कुतुबुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद इस बात पे बहस छिड़ती है कि शासक कौन बनेगा, दिल्ली की सत्ता कौन संभालेगा। ऐसे में आराम शाह ये शासक बनता है। अब देखिए, कुतुबुद्दीन जो था, ऐसा माना जाता है कि कुतुबुद्दीन का कोई पुत्र नहीं था और इसके पुख्ता सबूत नहीं है। अभी क्या माना जाता है कि कुतुबुद्दीन का कोई पुत्र नहीं था, बट कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि आराम शाह जो था वो कुतुबुद्दीन का पुत्र था। तो ऐसे में क्या है कि आधे इतिहासकार मानते हैं कि कुतुबुद्दीन का कोई पुत्र नहीं था, आधे मानते हैं कि आराम शाह था, क्योंकि कुतुबुद्दीन के बाद शासन किसने संभाला था? आराम शाह ने संभाला था। अब देखिए, जब आराम शाह शासन संभालता है, दिल्ली की सत्ता को संभालता है, तो ये जो शासक था ये एक अयोग्य शासक था। मीन्स इसमें, ठीक है, अयोग्य, इसमें एक शासक बनने की क्वालिटीज़ नहीं थी। तो ऐसे में क्या होता है कि जो उस समय के अमीर होते हैं, जो अमीर तुर्क होते हैं, अमीर तुर्क में से एक अमीर तुर्क होता है जिसका नाम था अली इस्माइल। ये जो अली इस्माइल है, ये क्या करता है? ये इल्तुतमिश को बुलावा भेजता है। ये इल्तुतमिश को बुलावा भेजता है कि आराम शाह जो है उससे दिल्ली की सत्ता नहीं संभाली जा सकती, आप आओ और दिल्ली की सत्ता संभालो। अब इल्तुतमिश क्या करता है कि दिल्ली की सत्ता संभालने के लिए दिल्ली की तरफ आता है और रास्ते में दिल्ली के निकट, दिल्ली के नज़दीक इसका युद्ध होता है। किसके साथ? आराम शाह के साथ। ऑब्वियसली अगर इल्तुतमिश दिल्ली की सत्ता संभालने आ रहा है तो आराम शाह क्या करेगा? उसका विरोध करेगा ही करेगा। तो दिल्ली के नज़दीक क्या होता है? आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में एक युद्ध होता है, जिस युद्ध में आराम शाह मारा जाता है और इल्तुतमिश क्या करता है? दिल्ली की सत्ता संभाल लेता है। तो पूरी जो टाइमलाइन है वो इस तरीके से चलती है। गौरी ने क्या किया? भारत में अटैक किया। गौरी ने क्या किया? भारत में अटैक किया और भारत में जो भी प्रदेश गौरी ने जीते, उन प्रदेशों को किसको सौंप के गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और यहीं से क्या हो जाती है? दिल्ली सल्तनत की शुरुआत भी हो जाती है। कुतुबुद्दीन ने 1206 से कब तक शासन किया? 1210 तक। उसके बाद कुछ समय के लिए कौन शासक बनता है? आराम शाह। ये क्या बनता है? शासक बनता है। तो इसका जो शासन था वो केवल 8 माह का था। सिर्फ 8 मंथ ये क्या करता है? शासन करता है। तो जो MCQs हैं उसमें क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में कौन सा ऐसा शासक था जिसने सिर्फ 8 महीने शासन किया? तो कौन था? आराम शाह।
आराम शाह के बाद कौन आता है? इल्तुतमिश। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यही है। हमने पढ़ना है किसके बारे में? इल्तुतमिश के बारे में। देखिए, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनता है, एग्ज़ाम में किसी भी शासक की पर्सनल लाइफ से ज़्यादा क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है उसकी उपलब्धियां क्या थी, उसने क्या क्या काम किए थे, क्या क्या उसका योगदान था अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे स्थापत्य कला के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में। ये सारी जो चीज़ें हैं वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। पर्सनल लाइफ में वो कैसा था, क्या करता था, उसके पिता कौन थे, उसके भाई कौन थे, उसके माता पिता कौन थे, उसके सगे संबंधी कौन थे, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं बनते। तो आप लोगों ने करना क्या है कि जब हम इस लेक्चर को कवर करेंगे, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे, तो जो मेन फैक्ट हैं आप लोगों ने उन फैक्ट को उतार लेना है और बाकी एक स्टोरी की तरह इसको आप लोगों ने समझना है। देखिए, ये है इल्तुतमिश का पोर्ट्रेट जो कि मैंने विकिपीडिया से निकाला है। जब इल्तुतमिश शासक बनता है तो उससे पहले इसको एक टैग मिला होता है, और ये जो टैग होता है किसका होता है? ये होता है गुलाम का टैग, कि इल्तुतमिश कौन है? एक गुलाम है। अब लेकिन ये जन्म से गुलाम नहीं था, जन्म से ये गुलाम नहीं था। देखिए, इल्तुतमिश जो था वो एक अमीर खानदान में पैदा हुआ। इल्तुतमिश का जो बचपन था वो किस तरीके से था कि एक अमीर खानदान में पैदा हुआ। अब ये अपने सारे भाइयों में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट था, सबसे ज़्यादा योग्य था, और देखिए दिखने में भी ये सारे भाइयों से ज़्यादा क्या था? गुड लुकिंग था। तो ऐसे में क्या होता है कि इसके जो बाकी के भाई होते हैं, अब भाई से यहाँ पे कोई ये मत समझिए कि सारे सगे भाई होंगे, इसमें इसके क्या होंगे? कुछ सौतेले भाई भी होंगे, क्योंकि उस टाइम पे तो एक कल्चर था कि एक राजा क्या करता था? बहुत सारी शादियाँ करता था। तो एक राजा के कितने बच्चे होते थे उसको खुद भी कभी कभार पता नहीं होता था कि मेरे इतने बेटे हैं, इतनी बेटियां हैं। ठीक है, कुछ पुत्र उसकी जो लीगल रानियां होती थी उनसे होते थे, और कुछ पुत्र ऐसे होते थे जो दासियों से उत्पन्न हुए होते थे। तो ऐसे में जो शासक होता था उसको खुद पता नहीं होता था कि मेरे कितने बच्चे हैं। अब इसमें हुआ क्या कि ये जो इल्तुतमिश था ये अपने सारे भाइयों में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट था, सबसे ज़्यादा योग्य था। तो इसके भाई इससे चिढ़ने लगे, इससे ईर्ष्या करने लगे। तो इसके भाइयों ने क्या किया कि इसको गुलामों के एक बाजार में धोखे से बेच दिया। गुलामों के बाजार में इसको बेच दिया गया बचपन में, और ये बचपन में ही अपने परिवार से क्या हो गया? अलग हो गया। इल्तुतमिश क्या होता है? बचपन में अपने परिवार से अलग हो जाता है। फिर जब ये गुलामों के बाजार में बेचा गया तो अब देखिए होगा क्या किसी भी पर्सन के साथ। उस टाइम पे अगर कोई किसी बाजार में बेच दिया जाता है तो होगा क्या? कोई पर्सन इसको खरीदेगा, कोई अमीर इसको क्या करेगा? खरीदेगा। अब जैसे आजकल आप लोग ने देखा है आईपीएल में खिलाड़ी खरीदे जाते हैं, जो खिलाड़ी जितना अच्छा परफॉर्मेंस देगा उसकी कीमत उतनी ज़्यादा होती है। तो ठीक उसी टाइप का इस टाइम पे भी होता था। जो गुलाम जितना ज़्यादा योग्य होगा, क्योंकि ये जो गुलाम रखने का ट्रेडिशन था उस टाइम पे, तो जो गुलाम जितना ज़्यादा योग्य होगा, जितना ज़्यादा उसमें कौशल होगा, उसकी कीमत उतनी ज़्यादा होती थी। तो इल्तुतमिश बचपन से इंटेलिजेंट था, तो ये हमेशा देखिए बचपन से ही इंटेलिजेंट था तो इसकी कीमत हमेशा क्या रही? ज़्यादा रही। तो एक अमीर से दूसरे अमीर द्वारा इसको खरीदा गया, दूसरे से तीसरे द्वारा, इस तरीके से गुलामों के बाजार में इसको बेचा गया।
तो अंत में जब इसकी नज़र इस पे गौरी की नज़र पड़ी तो गौरी इसको खरीदना चाहता था। किसको? इल्तुतमिश को। अब जब गौरी इल्तुतमिश को खरीदना चाहता था तो जो इसका मालिक था उसने इल्तुतमिश को बेचने से मना कर दिया। मीन्स कि गौरी की नज़र किस पे पड़ती है? इल्तुतमिश पे पड़ती है। अब गौरी इल्तुतमिश को खरीदना चाहते हैं तो कोई ना कोई तो इल्तुतमिश का, ठीक है, ओनर होगा। अब ये जो ओनर था ये इल्तुतमिश को क्या करता है? गौरी को नहीं देता। तो गुस्से में आगे गौरी क्या करता है? अपने पूरे साम्राज्य में इसकी खरीद फरोख्त पे रोक लगा देता है। मीन्स की गौरी डिक्लेयर कर देता है कि इल्तुतमिश को कोई नहीं खरीदेगा। अब देखिए, अगर कोई खरीदने वाला ही नहीं है तो ओनर बेचेगा किसको? तब ऐसे में क्या होता है कि गौरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन, जो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। कुतुबुद्दीन भी इसको खरीदना चाहता है। तो कुतुबुद्दीन क्या करता है? देखिए, सबसे पहले गौरी से इजाज़त मांगता है, क्या मैं इसको खरीद लूँ? और गौरी इजाज़त दे देता है, हाँ ठीक है तुम इसको खरीद लो। तो कुतुबुद्दीन क्या करता है? इससे खरीद लेता है। किसको? इल्तुतमिश को। ये जो ओनर था पहले गौरी से खरीदना चाहता था, बट ये ओनर उसको बेचता नहीं है। बाद में जब इल्तुतमिश को कोई नहीं खरीद रहा होता है, क्योंकि गौरी ने रोक लगा दी होती है, ठीक है, तो इल्तुतमिश को कोई नहीं खरीद रहा होता है, तो ऐसे में कुतुबुद्दीन जब खरीदने जाता है तो कुतुबुद्दीन पहले गौरी से क्या करता है? इजाज़त ले लेता है कि मुझको इल्तुतमिश को खरीदना है, क्या मैं इसको खरीद सकता हूँ? तो गौरी जब इजाज़त देता है तो कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश को खरीद लेता है। इसके बाद क्या होता है? देखिए, इसके बाद कुतुबुद्दीन के हर युद्ध में या फिर इसका जो भी अभियान था, सारे अभियानों में इल्तुतमिश क्या करता है? इसका साथ देता है। और इल्तुतमिश से खुश होकर कुतुबुद्दीन क्या करता है? अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से करवा देता है। तो पहले इल्तुतमिश क्या था? कुतुबुद्दीन का गुलाम था। फिर बेटी से शादी होने के बाद इल्तुतमिश क्या बन जाता है? कुतुबुद्दीन का दामाद बन जाता है। तो ये ओवरऑल इसकी एक पर्सनल कहानी थी कि इसके भाइयों ने इसको बचपन में बेच दिया, एक पर्सन से दूसरे पर्सन ये खरीदा गया, एक बाजार से दूसरे बाजार इसको बेचा गया। एटलीस्ट गौरी की नज़र इस पे पड़ती है, गौरी इसको खरीदना चाहता है, बट जो इसका ओनर होता है वो गौरी को बेचने से मना कर देता है, गौरी की खरीद फरोख्त पे रोक लगा देता है। बाद में जब कुतुबुद्दीन की नज़र इस पे पड़ती है तो कुतुबुद्दीन गौरी से इजाज़त लेके इसको खरीद लेता है। तो ऐसा बोला जाता है जब कुतुबुद्दीन ने इल्तुतमिश को खरीदा था तो इसके साथ साथ एक और गुलाम को खरीदा था, उसका नाम था तमगाज। और ये दोनों ही क्या थे? बहुत महंगे गुलाम थे। इनको बोला जाता है कि 1 लाख जीतल में खरीदा गया था। किसको? इल्तुतमिश और किसको? और तमगाज। इन दोनों को 1 लाख जीतल में खरीदा गया था। किस में खरीदा गया था? 1 लाख जीतल में खरीदा गया था। अब ये जो इल्तुतमिश है, कुतुबुद्दीन के मरने के बाद, मैंने आप लोगों को बताया कि आराम शाह शासक बनता है और आराम शाह 8 महीने शासन करता है। 8 महीने शासन करने के बाद इल्तुतमिश क्या होता है? दिल्ली का सुल्तान बनता है। अब ये जो इल्तुतमिश था, इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ, इसको आप लोग नोट करिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, इल्तुतमिश दिल्ली का पहला सुल्तान था। इल्तुतमिश दिल्ली का पहला सुल्तान था। अब देखिए, आप लोग बोलेंगे
कि दिल्ली सल्तनत में जो पहला सुल्तान था वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक होना चाहिए था, कि गौरी ने जो भी साम्राज्य जीता था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, ठीक है। कुतुबुद्दीन ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला जो सुल्तान था वो कौन था? इल्तुतमिश था। इसी वजह से कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना का श्रेय किसको देना चाहिए? इल्तुतमिश को देना चाहिए। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को देना चाहिए। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना का श्रेय गौरी को देना चाहिए। बट जो लीगली एक्सेप्टेड है वो कौन है? हम ये बोल सकते हैं कि गौरी और कुतुबुद्दीन ने जो भारत में सत्ता स्थापित की थी, इल्तुतमिश ने उसको क्या किया? आगे बढ़ाया, ठीक है। तो दिल्ली का जो पहला सुल्तान था वो कौन था? इल्तुतमिश था। इसने क्या किया? देखिए, इसने क्या किया, जो बगदाद का खलीफा था, बगदाद का खलीफा कौन था उस टाइम पे? बगदाद का खलीफा, देखिए ये जो बगदाद का खलीफा था ये था अल मुंतसिर अल मुंतसिर बिल्लाह। ये कौन था? अल मुंतसिर बिल्लाह। तो इल्तुतमिश ने क्या किया? बगदाद के खलीफा से वैधानिक पत्र मांगा कि मुझको डिक्लेयर करो कि मैं क्या हूँ? मैं सुल्तान हूँ। क्योंकि खुद किसी शासक के ये बोलने से कि मैं सुल्तान हूँ वो सुल्तान नहीं बनता था। इसके लिए क्या करना होता था कि एक जो खलीफा होता था, खलीफा एक सर्टिफिकेट जारी करेगा कि हाँ तुम क्या हो? सुल्तान हो। तब जाके वो क्या होगा? सुल्तान बनेगा। तो इल्तुतमिश ने क्या किया था कि बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से प्रमाण पत्र प्राप्त किया था, प्रमाण पत्र कि मैं क्या हूँ? सुल्तान हूँ। और खलीफा ने इसको प्रमाण पत्र दिया था कि हाँ आज से तुम क्या हो? सुल्तान हो। इसीलिए इसने जो सिक्के चलाए थे, इल्तुतमिश ने क्या किया था? अपने सिक्कों में क्या लिखा था? अपने सिक्कों में इसने लिखा था अब्बासी खलीफा, अब्बासी खलीफा अल मुस्तनसिरी, अल मुस्तनसिरी। देखिए, जिस बुक में मैंने पढ़ा मुस्तनसिर, उस बुक में मुस्तनसिर लिखा है, हाँ। और हो सकता है कि ये मुंतसिर भी हो, तो आप लोग इसको एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना। तो अपने सिक्कों में इसने, और वैसे भी एग्जाम में इतना पूछेगा नहीं, और इतना पूछ भी लिया तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। अब्बासी खलीफा अल, ठीक है, मुंतसिर लिखा होगा या मुस्तनसिर लिखा होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत का वो शासक जिसने अपने सिक्कों पे क्या लिखा था? अब्बासी खलीफा अल मुस्तनसिर, वो कौन था? वो इल्तुतमिश ही था। क्योंकि इसने अल मुस्तनसिर से क्या किया था? प्रमाण पत्र प्राप्त किया था क्या होने का? सुल्तान होने का। मीन्स कि लीगल, इसने जो लीगल कार्रवाई होती है उस लीगल कार्रवाई के थ्रू इसने क्या किया था? अपने आप को सुल्तान घोषित किया था। अब देखिए, दिल्ली को, कुतुबुद्दीन को क्यों नहीं मानते हैं दिल्ली सल्तनत का? कुछ इतिहासकार ये बोलते हैं कि कुतुबुद्दीन ने ना तो कोई सुल्तान की उपाधि प्राप्त की, ना ही अपने नाम के कोई सिक्के चलवाए, और तो और कुतुबुद्दीन ने दिल्ली को अपनी राजधानी भी नहीं बनाया, ये इसकी कैपिटल भी नहीं हुआ करती थी। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने क्या किया? दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित किया। दिल्ली को क्या किया? अपनी राजधानी घोषित किया। देखिए, ये क्वेश्चन यूकेपीएससी, लोअर पीसीएस में पूछा जा चुका है
कि दिल्ली को सबसे पहले अपनी राजधानी किसने घोषित किया था? देखिए, दिल्ली को सबसे पहले अपनी राजधानी घोषित किया था इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन के समय में जो राजधानी हुआ करती थी वो लाहौर हुआ करती थी। तो कुछ इतिहासकार ये बोलते हैं कि जब इसकी राजधानी ही लाहौर थी तो हम इसको दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कैसे मान लें? जब इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की तो हम इसको दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कैसे मान लें? बट इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान माना तो जाता है, लेकिन जो सत्ता स्थापित की थी ना, वो कुतुबुद्दीन ने ही की थी। गौरी ने जीते, कुतुबुद्दीन ने उसको आगे बढ़ाया। हाँ, इल्तुतमिश ने उसको स्ट्रॉन्ग किया, इतना हम बोल सकते हैं। तो ऐबक के समय में जो राजधानी थी वो कहाँ हुआ करती थी? लाहौर हुआ करती थी। और इल्तुतमिश ने क्या किया? इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से कहाँ शिफ्ट किया? दिल्ली में शिफ्ट किया। जब ये राजधानी दिल्ली में शिफ्ट करता है तो आप लोगों को याद होगा कि कुतुबुद्दीन के 2 गुलाम हुआ करते थे जो उसके, वैसे तो कुतुबुद्दीन के 3 गुलाम हुआ करते थे जो उसके बहुत करीबी थे। इसमें एक था कौन? इल्तुतमिश हो गया। दूसरा कौन था? यल्दूज। और तीसरा कौन था? कुबाच। इनके नाम मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए थे। और जो यल्दूज है, यल्दूज के साथ क्या होता है? इल्तुतमिश का युद्ध होता है। कहाँ? तराइन में। कहाँ पे? तराइन में। तराइन में युद्ध होता है किस किसका? देखिए, तराइन में और भी बहुत सारे युद्ध हुए हैं, सिर्फ यही युद्ध नहीं हुआ है। तो तराइन में क्या होता है? इन दोनों का युद्ध होता है। किसका? इल्तुतमिश का किसके साथ? यल्दौज के साथ। किसके साथ? यल्दौज। अब इस युद्ध में क्या होता है? यल्दौज मारा जाता है। वैसे तो यल्दौज क्या होता है? भाग जाता है, फिर बाद में इसको बंदी बना लिया जाता है, और जब इसको बंदी बना लिया जाता है तो इसको मार दिया जाता है। तो ओवरऑल मैं ये बोलूँगा कि इल्तुतमिश और यल्दौज का युद्ध होता है जिसमें यल्दौज क्या होता है? मारा जाता है। तो यहाँ से क्या होता है? देखिए, यल्दौज था गजनी में, और गजनी कहाँ है? गजनी है अफगानिस्तान में। गजनी कहाँ है? अफगानिस्तान में है। जब यल्दौज मारा जाता है तो इल्तुतमिश का गजनी से जो संपर्क था वो टूट जाता है। क्योंकि इसने किया क्या था? देखो, जो यल्दौज था, यल्दौज ये चाहता था कि सुल्तान कौन बने? यल्दौज बने। ये सुल्तान बनना चाहता था। तो यल्दौज ने क्या किया था? देखो, इल्तुतमिश को कुछ कपड़े वगैरह इस टाइप की चीज़ें भिजवाई थी, कुछ सामग्री भिजवाई थी जो कि एक गुलाम को भिजवाई जाती है। मीन्स कि यल्दौज क्या चाहता था कि इल्तुतमिश क्या करे? उसका गुलाम बन के रहे। तो इल्तुतमिश ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। ये तो उसमें इल्तुतमिश ने क्या किया? उसको एक्सेप्ट कर लिया ताकि इसका ज़्यादा ध्यान न रहे, क्योंकि उस टाइम पे मंगोल आक्रमणों का भी खतरा हो रहा था। तो इल्तुतमिश ने उन चीज़ों को भी देखना था। फिर बाद में इल्तुतमिश ने क्या बोला कि चलो हो गया, अब देख लेते हैं, पकड़ो इसको और मारो। तो इल्तुतमिश ने क्या किया? इसको पकड़ा और क्या किया? इसको मार दिया गया। तो अब ये गजनी में था, इल्तुतमिश दिल्ली में था। तो दिल्ली का गजनी से संपर्क टूट जाता है और दिल्ली क्या हो जाती है? एकदम फ्री हो जाती है। तो इसी वजह से कुछ इतिहासकार ये बोलते हैं कि दिल्ली को एक स्वतंत्र सत्ता देने वाला कौन था? इल्तुतमिश था। देखिए, इल्तुतमिश का एक वजीर था, वजीर, इसका नाम था जुनैदी। जुनैदी बहुत दिमाग वाला इंसान था। तो हुआ क्या था? देखिए, जब इल्तुतमिश ने दिल्ली में सत्ता संभाली थी, उस समय जो अमीर उलेमा हुआ करते थे, अमीर उलेमा, इन अमीर उलेमाओं ने क्या किया कि दिल्ली की जो हिंदू सत्ता थी, जो हिंदू, ठीक है, प्रजा थी,
हिंदुओं से ही बोला गया कि आप दो चीज करो, या तो आप मौत को गले लगा लो, आप लोगों को क्या कर दिया जाता है, मृत्यु दंड दे दिया जाएगा, या फिर इस्लाम कबूल कर लो। इन दोनों में से एक चीज करो। तो जब अमीर उलेमाओं ने ये शर्त हिंदुओं के सामने रखी कि या तो आप लोगों को मृत्यु दंड देंगे या तो क्या करो, इस्लाम को एक्सेप्ट करो, उस समय जुनैदी ने बोला था कि देखो, जुनैदी ने ये बोला था कि हम अभी अभी हमने दिल्ली जीती है और हम क्या है, हम लोग समंदर में कुछ बूंदों की तरह हैं। पूरे समंदर में हम लोग क्या हैं, पानी की कुछ बूंदों की तरह हैं। और अभी से हमने अगर ये चीज़ें करनी स्टार्ट की तो हो सकता है कि हमारा वजूद ही मिट जाए। जुनैदी इस खतरे को पहले से भांप गया था कि अगर इस तरीके की चीज़ें की जाएंगी तो आने वाले भविष्य में गड़बड़ी हो सकती है। तो इसलिए बड़े पैमाने पे ये सब नहीं किया गया। हाँ, छोट मोट जगह में ऐसा होते रहा कि हिंदुओं को किस में कन्वर्ट किया गया, इस्लाम लेने पे मजबूर किया गया। जहाँ इनको लगता था कि अगर हिंदू विरोध कर भी देंगे तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उन जगह में ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया। जहाँ इनको लगता था कि यहाँ पे कोई गड़बड़ी हो सकती है तो वहाँ पे कोई ये इस टाइप की हरकतें नहीं करते थे। और इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा किसने लगाया था? जुनैदी ने लगाया था। तो ओवरऑल ये था इल्तुतमिश का एक जीवन काल। अब देखिए इल्तुतमिश की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ क्या क्या थी, इल्तुतमिश ने क्या क्या काम किए, एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन इल्तुतमिश से पूछे जाते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।